आपकी सुरक्षा की क्या स्थिति है इस समय? आप पर बड़ा खतरनाक हमला हुआ था, मैंने उस समय आपसे बात भी की थी। अब आप इस समय यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, अभी क्या स्थिति है? फिर कोई किस तरह का कोई अटेम्प्ट तो नहीं हुआ, या कोई आपको इसका अंदेशा तो नहीं है कि फिर से कुछ अटैक हो सकता है? देखिए, इस देश में शोषितों वंचितों की बहुत कोई हैसियत नहीं है, और ये इस बात का प्रमाण है कि आप अगर पता करो, इंटेलिजेंस के पास अभी भी इनपुट है कि मेरे पास दोबारा से हमला हो सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था क्या सरकार ने की, इस बात को आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे तो बहुत अच्छा जवाब होगा। हमला हो सकता है आपके ऊपर, ये कैसे कह रहे हैं? जो है नहीं, मैंने दिए अपने यहाँ के अधिकारियों को। मैंने बकायदा एप्लीकेशन करके दिए हैं और मैंने उनको इनपुट्स दिए हैं कि इस तरह की वो है। बेसिकली मैं आज बहुत सारे लोगों की नज़रों में चुभने लगा हूं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह की सामंतशाही सोच उत्तर प्रदेश में और देश भर में है, जहां कमजोर वर्ग की बच्चों को जो है, किसान कमेरों के बच्चों को जो है ना, वो गुलाम और पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर ऐसे उनके खिलाफ जैसे कोई हिंसा की जाती है, तत्काल कार्रवाई होती है। आपको याद है, पुख्ता इसका इंडिकेशन है कि हमला आप पे दोबारा हो सकता है? बिल्कुल इंडिकेशन है, और मैंने आपको बताया कि आज आप नोटिस कर लो कि कभी भी उसी तरह का दोबारा हमला भी जो है मेरे ऊपर हो सकता है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मैंने कागज लिख के दे दिया है। किसको दिया है आपने कागज? बहुत अपने जिम्मेदार लोगों को। जैसा कि जैसे ही मुझे कुछ होगा, वो कागज बाहर आ जाएगा और वो कागज बताएगा कि इस हमले में कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि सरकार ने जो जानकारी में है कि कौन लोग अटैक कर सकते हैं, ये भी पता है आपको? बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ इनके जो है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना ही है। और मेरी क्या, देश में जो है, देश के 140 करोड़ के लगभग की आबादी है, उनमें हजारक लोगों को छोड़ दो, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कितने लोगों की हत्या रोज हो रही है, कितने महिलाओं के रेप और उनकी हत्या रोज हो रही है, कितने बच्चों को जो है नोचा जा रहा है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकारें बैठी हैं स्टेट में। पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप यहाँ दिल्ली में हैं और मैं नहीं देख रहा हूँ कि आपके आसपास कोई गनमैन कोई चल रहा हो, और आपके पास कंक्रीट इनपुट है आपको दोबारा अटैक हो सकता है। जिसकी सुरक्षा जो है करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद करता और संतों गुरुओं का आशीर्वाद करता, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा मानना है, एक मेरा नाम मेरे फादर ने बड़े सोच समझ के रखा। इतिहास में इस नाम के लोग बड़े बागी हुए हैं। दूसरा, इस नाम के लोगों ने कभी, चाहे वो देश के वीर सपूत, आज़ादी के जो है योद्धा जो हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, या बलिया के हमारे जो हैं पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हों, ये नाम एक ऐसा नाम है जिसने कभी झुकाव लिया ही नहीं। और बचपन में मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रखा, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस तरह की चीज़ों से नहीं घबराता। उस दिन के बाद भी मैं घर में नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ की सरकारों के लिए किसी की व्यक्ति की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। क्यों आप पर कोई इस तरह टारगेट करना चाहेगा कि बार बार आपको निशाना बनाए? कुछ तो वजह हो। मेरी वजह से सरकार के बहुत सारे एजेंडे फेल हो जाते हैं। जब वो CAN पर NRC लाते हैं, जब वो UCC लाने की बात करते हैं, जब वो किसानों को जो है एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब पहलवानों को एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब वो किसी महापुरुष को जो है अपमानित करने का काम करते हैं, वो सारे एजेंडे जो उनकी पॉलिटिकल जो है फाइट को मजबूत करते हैं, वो नाकामयाब होते हैं। नूह की हिंसा ऐसे रुक गई क्या? आपको क्या लगता है नूह की हिंसा ऐसे रुक गई? किसान, कामगार लोगों ने, मेहनतकश लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उनको समझ आया। आप ये कह रहे हैं स्टेट मशीनरी से भी आपको अंदेशा है, आप स्टेट मशीनरी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए वो भी टारगेट कर सकती है? नहीं, मैं स्टेट मशीनरी स्टेट की होती है। बेसिकली मैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी घोर लापरवाहियाँ हैं कि अगर उनके पास इनपुट्स हैं, और मैंने उनको कहा क्या तो मेरी बात को डिनाई कर दें, और अगर डिनाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं ये भी बता दें। आपने जो चिट्ठी लिखी, किसी नेता का नाम तो नहीं उसमें दे रखा है आपने? आपको पॉलिटिकल कोई लड़ाई का अंदेशा हो कि पॉलिटिकली कोई टारगेट करना? देश में पॉलिटिकली लड़ाई है, सोशली तो कोई लड़ाई नहीं है। देश में वंचितों के पास सोशली है ही क्या? यहाँ लड़ाई सारी पॉलिटिकली है। जो सरकार में बैठे हैं या स्थापित लोग हैं, उनको लगता है कि कोई नया आदमी आएगा तो आपको पीछे छोड़ देगा। यहाँ कंपटीशन है। पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम आपने लिख रखा है क्या? ये समय बता देगा, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि जब तक मैं हूँ, जब तक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, मैं देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों को, कर्मचारियों को, नौजवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसानों को, मजदूरों को, कि तब तक भारतीय संविधान पे कोई खतरा हम लोग आने नहीं देंगे। ये बात जो है सरकार भी अच्छी तरह याद रखे, RSS के लोग भी अच्छी तरह याद रखे, और भी बहुत सारे लोग जो देश दुनिया में बैठे हैं और ये सोचते हैं कि देश को किस तरह कमज़ोर किया जाए, संविधान को कमज़ोर करके, वो भी इस बात को याद रखें कि अभी हम लोग हैं। इसीलिए टारगेट हूँ कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनकी राह में सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं जब आपका आया था सहारनपुर में, जब आप पर अटैक हुआ था, तो उस समय ये थी कि सिक्योरिटी सिस्टम आपके आसपास रहेगा? जो उस समय बात हुई थी, आप भी अधिकारियों के लगातार टच में थे उस समय,
तो वो जो बातचीत हुई थी उसका आगे क्या निष्कर्ष निकला? आपको कुछ इस तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपके साथ है? आपने एग्जैक्ट इनपुट दिए हैं, उसके बाद कोई एक्शन हुआ क्या? मेरी 21 जुलाई को हमने यहाँ दिल्ली में एक बड़ी सभा बुलाई थी जिसमें विपक्ष के अन्य पार्टियों के नेता भी बहुत सारे शामिल हुए थे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस दिन भी मेरी यही मांग थी और आज मेरी ये मांग है कि मुझे अपनी नहीं, इस देश की लाखों करोड़ों बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की सम्मान की और उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार से चाहिए, ना कि अपनी सुरक्षा गारंटी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ कि इस देश में एनसीआरबी का डाटा जो कहता है कि हर साल 50,000 महिलाओं के साथ अन्याय होता है, हर 48 मिनट में एक महिला के साथ यौन शोषण होता है। मैं इस हिंसा को, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, कमजोरों के प्रति हिंसा, इसकी सुरक्षा गारंटी सरकार से चाहता हूँ। कोई लाइसेंस वगैरह लाइसेंसी हथियार अप्लाई किया? बिल्कुल किया है, लाइसेंस भी गया है, पासपोर्ट भी गया है, लेकिन सरकार ने पासपोर्ट तो 3 साल से बनने नहीं दिया और लाइसेंस जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लाइसेंस पेंडिंग है आपका? मिला जिलाधिकारी से और मैंने उनसे ये कहा कि आपके यहाँ फाइल आ जाएगी, आप देर मत करना, क्योंकि मैं अपनी जान की सुरक्षा इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे लोगों ने तैयार करने में एक बड़ा समय और बहुत सारे लोग कुर्बानियाँ गई, बहुत सारे साधन के गए हैं। एक नेता किस हथियार का लाइसेंस आप? अभी नहीं, ये हथियार का लाइसेंस नहीं होता, पहले लाइसेंस बनेगा उसके बाद उस पर हथियार चढ़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ सोचा होगा ना, सुरक्षा कैसे करेंगे आप? ये मैंने कहा ना, वो सब चीजें पहले लाइसेंस बन जाए, सरकार लाइसेंस बना दे तो हथियार भी आपके सामने आ जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा हथियार संविधान ही। लाइसेंस भी जो बनाया जाता है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आप कौन सा हथियार रख सकते हैं उसका। तोप और मिसाइल तो कोई साथ लेके चलने से रहा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी कलम को हथियार मानता हूँ और मेरा सबसे बड़ा हथियार है संविधान। उसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उसी की वजह से जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया वो लोग जेल गए हैं। लेकिन सरकार को प्रत्येक व्यक्ति की जान के प्रति गंभीर होना चाहिए, सरकार को ये बात समझ आनी चाहिए, जबकि लंबे समय से वंचित वर्ग के नेताओं को इग्नोर किया गया है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं अपनी सुरक्षा जो है वो अपने लोगों के भरोसे छोड़ के मैं इस काम को लगातार जारी रखूँगा। ये भी